राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। अभी तक आपने सुना था कि आदित्य जो है अदिति से बारे में पूछता है और अदिति भी उसको बताती है कि उसने जो है वो कितना अपमानित किया था, जिसकी वजह से उसने अपना बलिदान सेक्रीफाइस किया था। और उसे एक बार बहुत गुस्सा भी आता था कभी कभी बच्चे पर कि अगर ये बच्चा ना होता तो शायद ये बात नहीं होती। तभी उसके दिल से आवाज़ आती है कि बच्चा कहता है कि मम्मी मैंने क्या गलत किया है, मैंने तो आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आप मुझे मारना चाहती हैं। लेकिन फिर वो रुक जाती है। अब आगे आदित्य ने अदिति के बगल में बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, रो मत, अब वह सब बीत चुका है अदिति। अदिति इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रही थी क्योंकि वही पुरानी बातों से फिर से दर्द दे रही थी। अदिति ने आदित्य के सीने में लगते हुए कहा, उस वक्त मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया था। आदित्य जी, मैं अपने पेट में पलने वाले बच्चे को नफरत कैसे कर सकती हूँ? उसमें उसी मासूम की तो कोई गलती नहीं थी। तब मैंने तय किया कि मैं मेरी आगे की पूरी ज़िंदगी इस बच्चे के लिए ही होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ एक यही है जिससे मेरा खून का रिश्ता होगा, जो सिर्फ मेरा होगा। बस उस दिन से अदिति सिर्फ इस बच्चे के लिए जी रही थी। अदिति कहते हुए काफ़ी देर तक ऐसे ही रोते रहती है। आदित्य ने अदिति के बैग सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद अदिति जब शांत हुई तब उसे एहसास हुआ कि वह काफ़ी देर से आदित्य के सीने से लगी हुई है। अदिति जल्दी से आदित्य से दूर हुई और अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। आदित्य भी अदिति की सिचुएशन समझ रहा था। उसने भी अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर मन ही मन कहा, पता नहीं क्यों पर अदिति के आंसू देखकर मैं क्यों बेचैन हो गया था। इसका रोना मैं देख नहीं पा रहा था, सिर्फ इस वजह से कि इसने मेरे बच्चे को जन्म दिया, या फिर सोचते हुए अदिति की तरफ देखा जो अपनी नज़रें दूसरी तरफ किए हुए अपने आंसू पहुँच रही थी। यहाँ पे अदिति आना चाहिए। सोचते हुए अदिति की तरफ देखा। आदित्य खड़े होते बोला, तुम अब स्ट्रेस मत लो और आराम करो। अब इन सब बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे अतीत में कभी याद नहीं करना चाहिए जो हमें सिर्फ दर्द और तकलीफ दे, कि उस फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए जो हम उसे बेहतर बना सके। अदिति ने धीरे से अपना सिर हिलाया तो आदित्य ने कहा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, कहकर आदित्य रूम से बाहर निकल गया। अदिति ने उसे जाते हुए देखा और हेड रेस्ट से टेक कर लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। दादी ने सुगंधा से कहा, सुगंधा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुगंधा जो अपने रूम की तरफ जा रही थी, उन्होंने कहा, जी माँ जी, चलिए। सुगंधा दादी के साथ उनके रूम में की तरफ चली गई। दादी और सुगंधा इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे। दादी ने थोड़ा सीरियस वे में कहा, देखो सुगंधा, मैंने कल ही तुम्हारी ससुर जी से आदित्य और अदिति की शादी की बात कर ली थी। उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब जल्द से जल्द पंडित जी को बुलाकर माही रणवीर आदित्य और अदिति दोनों की शादी की डेट भी फिक्स करवा लेते हैं। और मैं यह भी सोच रही थी कि अदिति और आदित्य के रोके की रस्म भी हम तभी कर लेंगे, तब तक अदिति तबीयत भी संभल जाएगी। तुम क्या सोचती हो? सुगंधा ने खुश होते हुए कहा, माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं तो खुद उस दिन का इंतज़ार कर रही थी। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी उस दिन की बेसब्री से इंतज़ार है जब मेरे दोनों पोते की शादी होगी और मैं उन्हें दूल्हे के रूप में देखूंगी। वैसे मैं एक और बात कह रही थी, कुछ दिन बाद गुरुजी आने वाले हैं बच्चे का नामकरण संस्कार के लिए। सुगंधा ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं सारी तैयारी देख लूँगी। सुगंधा कुछ सोचकर थोड़ी उदास हो गई तो दादी ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? सुगंधा ने कहा, माँ जी, यह हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन मैं सोच रही थी कि कोई भी मेरे पोते के बारे में उल्टी सीधी बात ना बनाए। आपको याद है ना, जब अदिति की गोद भराई की रस्म हुई थी तो औरतों ने कितनी बातें बनाई थी। दादी ने थोड़ा सा सख्त आवाज़ में कहा, उन सब की फिक्र तुम मत करो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि राजावत खानदान के अंश के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की। अगर किसी ने ऐसी हिम्मत भी की तो उन्हें जवाब देने के लिए हम हैं। दादी की बात सुनकर सुगंधा को राहत मिली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही कहा, वह रजावत खानदान का अंश है, उसकी तरफ हम किसी की बुरी नज़र भी नहीं उठने देंगे।
तभी माही बच्चे को गोद में लिए अंदर आई। दादी, ये इतना रो क्यों रहा है? मैं इसे कब से चुप करा रही हूँ, पर ये चुप होने के बजाय और ज़्यादा रोने लगा। सुगंधा ने कहा, माही बेटा, बेबी भूखा होगा, अभी छोटा है ना, तो उसे जल्दी जल्दी भूख लगती है, इसे अदिति के पास ले जाओ। माही ने कहा, ठीक है चाची जी, मैं इसे अदिति के पास ले जाती हूँ। सुगंधा ने कहा, हाँ बेटा, तुम इसे अदिति के पास ले जाओ, वो इसे फीड करवा देगी। माही बेबी को वहाँ से लेकर चली गई। रात का वक्त। रणवीर टेरेस पर रेलिंग के पास अपने हाथ में ड्रिंक ग्लास पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में पॉकेट में डाले हुए सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। वह चल रहा था कि हवा की वजह से उसके बाल हवा में उड़ते हुए उसके फोरहेड पर बिखर रहे थे, जो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। उसने इस वक्त टाइट फिटिंग की ब्लैक कलर की टी शर्ट और ग्रे कलर का लोअर पहना हुआ था। इस कैजुअल लुक में भी रणवीर काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वहीं रणवीर का फेस, सीरियस फेस और गहरी आंखें उसके लुक को जैसे चार चांद लगा रहे थे। तभी आदित्य ने वहाँ आते हुए कहा, बोलो, मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? आदित्य ने वाइट कलर की टी शर्ट और साथ पिस्ता कलर का लोअर पहना हुआ था। कहना गलत नहीं होगा कि आदित्य की पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। आदित्य और रणवीर दोनों ही लुक के मामले में एक दूसरे को टक्कर देते थे। आदित्य जाकर रणवीर की बगल में ही खड़ा हो गया। रणवीर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मुझे कल ही अब्रॉड के लिए निकलना होगा। आदित्य ने थोड़ा हैरानी से कहा, कल? अरे कल तो बहुत जल्दी है। रणवीर ने हाथ में पकड़े ड्रिंक के ग्लास से ड्रिंक का एक सिप लिया और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहा, वक्त आ गया है आदित्य गेम खत्म करने का। आदित्य ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा, तुम श्योर हो कि तुम अकेले ये सब हैंडल कर पाओगे? रणवीर ने एक नज़र आदित्य की तरफ देखा और जाकर वहाँ रखे काउच पर बैठ गया। आदित्य भी जाकर उसके पास ही बैठ गया और सामने टेबल पर रखी हुई वाइन की बोतल से वाइन एक ग्लास में डाली और उस ग्लास को अपने हाथ में पकड़कर उसका एक सिप लिया। पर इस दौरान भी आदित्य कुछ सोच रहा था। फिर उसने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, रणवीर, मैंने तुमसे कुछ पूछा, उसका जवाब दो। तुम कहो तो मैं या राजवीर तुम्हारे साथ चलते हैं। रणवीर ने कहा, डोंट वरी आदि, यह सब मैं अकेले ही हैंडल कर लूँगा। ऐसी बातें तो नहीं है कि ऐसी सिचुएशन मैंने पहले हैंडल नहीं की है, तुम बस यहाँ संभाल लेना। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो सब मैं देख लूँगा, और मेरी बात मानो तो राजवीर को भी अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि वह सब इतना आसान नहीं है। रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, आसान चीज़ें वैसे भी मुझे पसंद नहीं आती। आदित्य, यह बात तुम भी जानते हो, मुझे चैलेंज पसंद है, और तुम जानते हो कि मेरे मकसद को पूरा करने के लिए मेरा इस मिशन को पूरा करना कितना ज़रूरी है। आदित्य ने कहा, ठीक है, जैसे तुम कहो, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम हमें इन्फॉर्म ज़रूर करोगे। रणवीर ने हंसते हुए कहा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे स्पाई होंगे ना तुम तक मेरी हर पल पल की खबर पहुंचाने के लिए। आदित्य ने कहा, तुम ही तो हमें मजबूर करते हो ना, तुम अकेले खतरे से निपटने के लिए निकल जाते हो, हमें तुम्हारी फिक्र होती है, इसलिए हमें तुम पर नज़र रखने के लिए स्पाई भेजने पड़ते हैं। रणवीर ने अपने ड्रिंक का ग्लास एक ही सांस में खाली किया और उसे सामने टेबल पर रखते हुए कहा, शेर अपना शिकार अकेले ही करता है आदित्य। वो लोग छोटे छोटे गेम खेलकर खुद को गेमर समझे बैठे थे, लेकिन असली गेम तो अब होगा जब मैदान में मैं उतरूंगा, तब खेल नहीं, सीधी तबाही होगी। कहते हुए रणवीर ने चेहरे के भाव एकदम खतरनाक नजर आने लगे। वहीं आदित्य एविल स्माइल के साथ बोला, उसका मतलब उन लोगों की तबाही तय है, मुझे उस दिन बेसब्री से इंतज़ार होगा। वहीं आदित्य एविल स्माइल के साथ बोला, इसका मतलब उन लोगों की तबाही तय है, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार होगा। रणवीर अपने लिए दूसरा पैक बनाने लगा। रणवीर ने सीधे बैठते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है राजवीर ने क्या कांड किया? आदित्य ने लापरवाही से कहा, क्यों, क्या किया उसने? रणवीर ने कहा, राजवीर ने उस रहेजा की बेटी आलिया से शादी कर ली। आदित्य का यह सुनना था कि मुंह से भरी हुई ड्रिंक का बौछार की तरह आई और वह खांसते हुए रणवीर को देखने लगा। मुझे तो पहले ही पता था कि वो कमीना ऐसे ही कुछ करेगा। फिर आदित्य ने अपना ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, वह पागल हो गया है क्या? वो लड़की उससे कितनी ज़्यादा छोटी है
और उसने उसे से शादी कर ली। रणवीर ने कहा, तुझे अच्छे से पता है कि अपने रिवेंज के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आदित्य ने कहा, पर उसे उस लड़की का क्या कसूर है? क्या उस लड़की ने भी रिवेंज लेना है उससे? रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। तुम जानते हो ना रहीजा कितना घमंडी है और उसकी रेपुटेशन को लेकर कितना सेंसिटिव है। वो अपनी जान दे सकता है लेकिन अपनी रेपुटेशन पर किसी तरह की आँच नहीं उसे बर्दाश्त। तो आदित्य ने कहा, तो वो किसी और तरीके से भी बदला ले सकता था ना, उसे शादी क्यों करनी थी? रणवीर ने एक बड़ी स्माइल के साथ कहा, आदित्य, लगता है बाप बनने की खुशी में तुम पागल हो गए हो, इसलिए कुछ सोच नहीं पा रहे हो। उस रहीजा ने पूरी दुनिया से छुपाया हुआ है कि उसकी एक बेटी भी है और वह बेटी नाइजाज है, और इस तरह से आलिया ने सीधा उसकी इज्जत पर वार किया है। आदित्य कुछ पूछता है उससे पहले ही रणवीर ने खड़े होते कहा, मैं फ़िलहाल बहुत थक गया हूँ, तुम्हें और कुछ पूछना हो तो सीधा राजवीर से पूछो, मुझे अभी सोने जाना है। कहकर रणवीर थोड़ा आगे बढ़ा कि तभी आदित्य ने हंसते हुए कहा, कभी अपने रूम में भी जाकर सो जाया करो, शादी से पहले इस तरह से माही के रूम में जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। रणवीर ने मुड़कर आदित्य की तरफ देखा और कहा, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या सूट करता है या क्या नहीं। जो रणवीर कहता है उसे के लिए वही सही है, बट डोंट वरी, मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता, क्योंकि सारी लिमिट्स तो मुझे शादी के बाद क्रॉस को करनी है। कहकर रणवीर ने अपनी एक आई विंक की और एक शरारती स्माइल के साथ आगे बढ़ गया। आदित्य ने अपना सर झटकते कहा, कमीना सुधरेगा नहीं कभी भी। आदित्य वहीं काउच पर बैठकर ड्रिंक के सिप लेने लगा। उसके दिमाग में अदिति और अदिति के बच्चे ही चल रही थी। उसके पीछे अपना सिर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वह पल भी याद आ रहे थे जब उसे उस रात सुबह के वक्त अदिति की टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बेड पर मिले थे। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और आसमान की तरफ देखने लगा। पता नहीं अदिति कि मैं तुमसे कभी प्यार कर पाऊंगा या नहीं, पर इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि तुम्हें कोई और तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। सो नेक्स्ट पार्ट। आदित्य ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे अदिति की आंसू से भरी हुई आंखें नजर आ रही थीं, जिसमें ना जाने कितने दर्द समाये हुए थे, कितनी बेबसी समाई हुई थी। रणवीर इस वक्त माही के रूम से बाहर खड़ा था। उसने डोर की नॉब पर हाथ रखा और रूम खोलने की कोशिश की, पर रूम को डोर अंदर से लॉक था। रणवीर ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तो अंदर से रूम लॉक किया है ताकि मैं अंदर ना आऊँ, पर तुम तक पहुँचने के लिए मुझे खुद तुम भी नहीं रोक सकती। रणवीर एक तिरछी स्माइल के साथ मुस्कुराया और उसने अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अब उसने अपने रूम में आकर एक ड्रॉअर को ओपन किया और उसमें कुछ ढूंढने लगा, पर उसे वहाँ मास्टर की नज़र नहीं आई, जिससे अक्सर कर रणवीर माही के रूम के डोर अनलॉक किया रूम में अंदर जाता था। रणवीर समझ गया कि ये काम ज़रूर माही का ही है, उसने ही वो मास्टर की चुराई है। रणवीर एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, बेबी इतनी ज़्यादा चालाकी, और वो भी मेरे साथ? तुम भूल रही हो कि तुम्हारे सामने रणवीर है जो आसानी से किसी को भी जीतने नहीं देता। सोचकर रणवीर बालकनी की तरफ बढ़ गया। रणवीर ने एक नज़र माही के रूम की बालकनी की तरफ देखा। माही के रूम की बालकनी की पूरी दूरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, पर इतनी कम भी नहीं थी कि रणवीर कूदकर पार कर सके। पर रणवीर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो काफ़ी देर तक माही की बालकनी की तरफ देखता रहा। तभी उसके जहन में कुछ आया और उसके फेस पे एक मिस्टीरियस वाली स्माइल आ गई। माही शॉवर लेकर रूम के बाहर आई तो कुछ देर पहले ही रूम में आई थी। वो काफ़ी देर से अदिति के रूम में ही बैठी हुई थी। जब से बच्चा आया था वो हमेशा ही उसके पास ही मंडराती रहती थी। माही ने लाइट पिंक कलर की नाइट सूट पहना हुआ था। उस पिंक कलर में माही किसी क्यूटी बनी हुई थी और वो अपने भीगे हुए बालों को सुखाने के लिए ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई और ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगी। तभी माही की नज़र मिरर से पीछे की तरफ मुड़े हुए रणवीर पर गई, जो सोफे पर बैठे हुए अपने दोनों हाथ बैग पर टिकाए और एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए एक विनिंग स्माइल के साथ माही को ही देख रहा था। रणवीर को देखकर माही ने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई,
जैसे उसे लगा हो कि शायद वो कोई सपना देख रही हो। लेकिन 2-3 बार ऐसे करने पर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रही है, वाकई में रणवीर उसके रूम में सोफे पर ही बैठा हुआ है। माही झटके से पीछे पलटी और लगभग चिल्लाते बोली, तुम मेरे रूम में कैसे आए? डोर लॉक था और उसकी मास्टर की तो मेरे पास। कहते कहते माही रुक गई। रणवीर सोफे से खड़ा हुआ और माही की तरफ कदम बढ़ाते बोला, माही, तुम मुझे अभी तक जान नहीं पाई हो क्या स्वीट हार्ट, कि कोई भी रुकावट मुझे तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। कहते हुए रणवीर माही के बहुत करीब आ गया, जिस वजह से माही को अपने कदम पीछे लेने पड़े, पर माँ ज़्यादा पीछे जा नहीं पाती। उससे पहले रणवीर ने उसके कमर को थाम कर खुद के बहुत करीब कर लिया। माही को रणवीर की सांसों से शराब की तेज दुर्गंध आ रही थी, जिस वजह से उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फिरते हुए कहा, आपने ड्रिंक की हुई है, क्या आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसे ड्रिंक करके मेरे रूम में कैसे आ सकते हैं? रणवीर ने उसके चेहरे को पकड़ अपने सामने किया और फिर उसके चेहरे के और करीब आते हुए कहा, तुम्हें शराब की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही है माही? तो फिर तुम्हारा नशा तो शराब से कहीं ज़्यादा तेज़ है। माही को रणवीर की नज़रों में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि रणवीर मदहोशी भरी नशीली आंखों से माही की आंखों में देख रहा था। कुछ तो कशिश थी रणवीर की आंखों में, जो सीधा माही के दिल के तार तक झंझनार देती है, उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है। बस एक यहीं आकर माही रणवीर का विरोध नहीं कर पाती थी। माही को अपनी तरफ इस तरह से देखते देख रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत नशा है तुम्हारी इन आंखों में, जो चाहता है पूरी तरह से डूब जाऊं या तुमको अंदर अपने समा लूं। थोड़ा शायराना अंदाज में बोला, समुंदर तो यूं ही बदनाम है, कोई तुम्हारी आंखों में डूब कर तो देखे। रणवीर की बात सुनकर माही की पलकें खुद ब खुद शर्म से झुक गई और उसके गाल गुलाबी होने लगे। माही को इतना शर्माते देख रणवीर मुस्कुराए बिना ना रह सका। तभी माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर किया और अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए कहा, अब मुझे परेशान करना बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। रणवीर साफ देख पा रहा था कि माही कितनी ज़्यादा शर्मा रही है और वो थोड़ा सा घबरा भी रही थी। इसलिए रणवीर ने अपनी टी शर्ट उतारते हुए कहा, हाँ तो मुझे भी सोना है ना, मैंने कौन सा यहाँ पर पार्टी करनी है, अब चलो सो जाओ। रणवीर ने अपनी टी शर्ट उतारते देख माही की आंखें बड़ी हो गई। ये क्या कर रहे हो तुम, और कपड़े क्यों उतार रहे हो? अपने रूम में जाकर करो ये सब, यहाँ नहीं। रणवीर अब तक अपनी टी शर्ट रिमूव कर उसे साइड में फेंक चुका था और माही का हाथ पकड़ उसे बेड की तरफ ले जाते हुए कहा, मैं आज बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं चैन से सोना चाहता हूँ, अब तुम भी अपना मुंह बंद रखो और सो जाओ। कहकर रणवीर ने माही को लगभग बेड पर धकेल दिया और खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। माही ने उठने की कोशिश की तो रणवीर ने उसकी बाहें पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर में अपनी दोनों बाहें लपेट कर कहा, मुझे लगता है तुम्हारे सोने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो मुझे भी अपना मूड दूसरा बनाना होगा। कहकर रणवीर ने झटके से माही को अपने नीचे किया और उसके ऊपर आ गया और उसकी नेक पर किस करने लगा। माही रणवीर के कंधे पर मारते हुए चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? क्यों परेशान करते रहते हो मुझे, और ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? रणवीर ने अपने सिर उठाया और माही के चेहरे की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल नहीं आती, मैं पक्का वाला बेशर्म जो हूँ। कहकर रणवीर एक बार फिर से माही की नेक पर किस करने लगा। आखिरकार माही ने हार कर कहा, ठीक है मैं सो रही हूँ, कुछ ही नहीं बोल रही बस। रणवीर जो माही के नेक को बड़े ही सेंशुअल तरीके से किस कर रहा था, उसकी होठों पर स्माइल आ गई। वो वापस माही के बगल में लेट गया। माही मन ही मन रणवीर को गालियाँ देते हुए बोली, हे भगवान, क्या इसी को मेरी लाइफ में लिखना था? मैं इसे कुछ पल के भी झेल नहीं पाती हूँ, पूरी ज़िंदगी कैसे झेलूँगी? रणवीर जिसने अपनी चेहरे माही के गर्दन में छुपाया हुआ था, उसने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, मैंने कहा चुपचाप सो जाओ, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। माही ने अपनी नज़रें तिरछी से रणवीर की तरफ देखा और कहा, अब मैंने क्या कहा? तो रणवीर ने ऐसी अपनी आंखें बंद की और कहा, तुम जो मनी मन मुझे तेज तेज आवाज़ में गालियाँ दे रही हो ना, मुझे सब सुनाई दे रही है, चुपचाप सो जाओ, वरना अगली बार मैं चालू हुआ तो मुझे रोक नहीं पाओगी। रणवीर की वार्निंग सुनकर माही ने जल्दी से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ठीक है मैं सो रही हूँ। माही की आंखें बंद करते ही रणवीर ने अपनी आंखें खोलकर माही के चेहरे की तरफ देखा, जो कसकर आंखें बंद करे लेटी हुई थी, जिसे सोने की एक्टिंग कर रही थी।
माही की हरकत देखकर रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। उसने माही की कमर पकड़ उसे खुद के और भी करीब कर लिया और आंखें बंद कर माही के बॉडी से आ रही भीनी भीनी स्मेल को फील कर धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। सुबह का वक्त, फ़ोन के बज रहे अलार्म की वजह से रणवीर की नींद खुली। रणवीर ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था क्योंकि उसे आज जल्दी अब्रॉड के लिए निकलना था। उसने आंखें बंद किए हुए ही फ़ोन में बज रहे अलार्म को बंद किया और बैठकर एक अंगड़ाई ली। फिर उसने अपने बगल में देखा, लेकिन बगल वाली जगह बिल्कुल खाली थी। रणवीर ने हैरानी से कहा, ये कहाँ चली गई, और वो भी इतनी सुबह सुबह। तभी रणवीर की नज़र बेड के बगल में फर्श पर ही ब्लैंकेट में लिपटी हुई माही पर गई। माही को फर्श पर ऐसे पड़े हुए देखकर रणवीर ने अपना सिर ना में हिलाया, क्योंकि वो माही की आदत को अच्छे से जानता था कि वो नींद में पूरे बेड पर घूमती रहती है। तभी तो वो रणवीर के ऊपर आ जाती थी, तो अभी उसे सुबह के वक्त फर्श पर पड़ी हुई मिलती थी। रणवीर ने गहरी सांस लेते कहा, ये लड़की पूरी रात बेड पर रेसलिंग करती है और सुबह मुझे फर्श पर मिलती है। रणवीर बेड से उठकर उसे झुककर माही को ब्लैंकेट समेत ही अपनी गोद में ले लिया और उसे बेड पर लगभग पटक दिया। लेकिन मजाल है वो माही की नींद जरा सी भी खुली हो। थोड़ी देर कसमसाने के बाद माही वापस गहरी नींद में चली गई। रणवीर हैरानी से माही को देख रहा था कि ये लड़की सोने की कितना ज़्यादा भूखी है। लेकिन फिर कुछ सोचकर रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। वो माही के चेहरे की तरफ झुका और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगलियों से हल्का साइड में किया। माही का मासूम चेहरा अब उसकी नज़रों के सामने था, जिसे रणवीर बड़े इंटेंस नज़रों से देख रहा था। उसने झुककर माही के फोरहेड को चूम लिया और धीरे से उसके कान के करीब झुककर कहा, बस कुछ दिन की दूरी, उसके बाद पूरे हक से तुम्हें अपने रूम में लेकर जाऊंगा। उसने धीरे से माही के कान के नीचे हल्का सा किस किया और झटके से उससे दूर हो गया, क्योंकि माही की नींद की रणवीर को और भी ज़्यादा बेचैन कर देती थी। उसका दिल नहीं करता था माही से दूर जाने का, पर फिलहाल के लिए उसे इम्पोर्टेंट काम से अब्रॉड जाना था, तो वो देर बिल्कुल नहीं कर सकता था। उसने फर्श पर पड़ी अपनी शर्ट उठाई और उसे पहनकर रूम से बाहर निकल गया। रणवीर के जाने के 2-3 घंटे बाद माही की नींद खुली तो उसने देखा कि रणवीर उसके रूम में नहीं है। माही को लगा जैसे रणवीर हर बार सुबह जल्दी उठकर रूम से चला जाता था तो अभी भी चला गया होगा, पर उसे ये नहीं पता था कि रणवीर अब्रॉड के लिए निकल गया है। माही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जितने खुद से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ये उतना ही ज़्यादा मेरे करीब आते हैं। फिर उसने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, और ये दिल पता नहीं क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। किसी दिन ये मुझे हार्ट अटैक दिल कर ही रहेगा। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। कहकर माही ने मुंह बनाया और बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम में घुस गई। उदयपुर, धीरेन्द्र अपनी हवेली में एक बार एरिया में बैठा हुआ ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। तभी शामली ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जो कि उसकी मिस्ट्रेस हैं, और बड़ी ही अदा के साथ उसके सामने आई और काउंटर पर रखी एक ड्रिंक के ग्लास को उठाकर उसे अपने होठों पे लगा लिया। इस दौरान वो धीरेन्द्र को तरफ बड़ी ही सिडक्टिव तरीके से देख रही थी। धीरेन्द्र ने एक नज़र शामली की तरफ देखा और वापस अपनी ड्रिंक की तरफ फोकस करने लगा। शामली, अभी जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी है। शामली ने वापस ग्लास को काउंटर पर रख धीरेन्द्र के करीब जाते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? आज सुबह से तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? धीरेन्द्र ने कहा, वो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। जो बात तुम्हारी जानने लायक है वो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल तुम यहाँ से जाओ। जस्ट वेट अ मिनट, एंड आ गया है। धीरेन्द्र उसे और भी कुछ कहने वाला था, तभी काउंटर पर रखा हुआ धीरेन्द्र का फ़ोन रिंग करने लगा। इससे पहले कि धीरेन्द्र फ़ोन को पिक करता, शामली ने तिरछी नज़र से स्क्रीन पर शो रहे नंबर को देखा, जिसे देखकर शामली की आंखों के भाव कुछ पल के लिए बदले और जल्दी उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए। धीरेन्द्र ने फ़ोन पिक किया और कान पर लगा लिया। सामने वाले की बात सुनकर धीरेन्द्र एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए खड़ा हुआ। व्हाट? वो RSR वहाँ भी पहुँच गया? आखिर है कौन ये जो बिना मेरे सामने आए मुझे चुनौती दे रहा है? सामने से किसी ने कहा, बॉस, उस RSR से आज तक हम भी नहीं मिले हैं।
पर हमें लगता है वो बहुत बड़ा गेम प्लान करने यहाँ आया है। धीरेन्द्र ने फ़ोन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, वो चाहे कितना भी बड़ा गेमर रहा हो, पर धीरेन्द्र शेखावत से नहीं जीत सकता। उसने पहले ही आरएसआर उस पोजीशन को हासिल करे। तुम अभी लोग अलर्ट हो जाओ, क्योंकि वो पोजीशन सिर्फ धीरेन्द्र शेखावत की है और उस चेयर पर बैठने का हक भी धीरेन्द्र शेखावत रखता है। बहुत साल इंतजार किया मैंने उस पोजीशन के लिए, ना जाने कितनों को अपने रास्ते से हटाया है, और अब ये कल का आया आरएसआर उस पोजीशन पर नजर जमाए बैठा है। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। श्यामली काफी देर से इस बात को सुन रही थी। वो धीरेन्द्र के सामने आते हुए बोली, काम डाउन धीरेन्द्र, गुस्से से कोई भी डिसीजन मत लो। और कौन है ये आरएसआर? मैंने सिर्फ उसका नाम सुना है, पर कभी देखा नहीं। धीरेन्द्र ने गुस्से से दांत पीसते कहा, मैं भी कभी उससे नहीं मिला हूं, पर जब से ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया है, तब से मेरा जीना हराम किया हुआ है इसने। श्यामली कुछ कहने वाली थी कि धीरेन्द्र ने उससे घूरते हुए कहा, अभी तुम यहाँ से जाओ श्यामली, मैंने कहा ना। इस बार धीरेन्द्र के कहने का लहजा कुछ ऐसा था कि श्यामली आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। श्यामली वहाँ से निकल गई। धीरेन्द्र वापस अब आकर काउंटर के पास बैठ गया और उसके लिए ड्रिंक बनाते हुए बोला अपने लिए कि मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है जैसे वो वापस लौट आया है। इसका अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही है, पर उसे तो मैंने सालों पहले ख़त्म कर दिया था। फिर आरएसआर आखिर है कौन? एक वही था जो मुझसे टक्कर ले सकता था, और इतने सालों बाद आरएसआर इस अंदाज के साथ वापस लौटा है। आरएसआर के बारे में मुझे सब कुछ जानना हो, सब कुछ। मेरे निकम्मे आदमी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मुझ तक ला नहीं पाए। कहकर धीरेन्द्र ने एक ही सांस में उस ड्रिंक को ग्लास को खाली कर दिया। दूसरी तरफ यूएस यूएसए तो सुना है, यूएस कौन सी जगह होती है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक बड़े से विला में लग्जरियस रूम में सोफे पर एक शख्सियत बड़े ही रौबीले अंदाज में बैठा हुआ था। उसने अपना सिर सोफे की बैक पर टिकाया हुआ था और अपनी आंखें बंद किए हुए था, और अपने सामने दोनों पैर क्रॉस करके सामने रखे टेबल पर रखे हुए थे, और वो अपने एक हाथ में पकड़ी हुई गन को रोल कर रहा था, और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी और उसका अपर बॉडी न्यूड थी। दूसरे हाथ में उसके सिगरेट पकड़ी हुई थी, जिसे बीच बीच में वो स्मोक भी कर रहा था। उसकी ये लापरवाह अंदाज वाकई में कहर डाल रही थी। वहीं उससे कुछ ही दूरी पर एक आदमी टैब पकड़े हुए खड़ा हुआ था और कुछ इन्फॉर्मेशन सामने बैठे शख्स को दे रहा था। वो कोई और नहीं, रणवीर था। रूम में इस वक्त उसका अंधेरा था और डिम लाइट ही ऑन थी। अपनी बात खत्म करने बाद सामने वाले आदमी ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब आपकी अगली चाल चलने का वक्त आ गया है। रणवीर ने ऐसे ही सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा, मेरी आखिरी चाल चली जाएगी, लेकिन तब तक उन लोगों को भनक नहीं लगनी चाहिए कि आखिर मैं क्या करने वाला हूँ। तो सामने खड़े आदमी ने कहा, बॉस, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये धीरेन्द्र तक शायद उसकी न्यूज़ पहुंच चुकी है, क्योंकि उसके आदमी भी अलर्ट हो चुके हैं और वो भी पोजीशन को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उस आदमी की बात सुनकर रणवीर सीधा बैठा और एक शैतानी हंसते हुए बोला, आखिर है कौन ये धीरेन्द्र शेखावत जो बेवजह मुझे उलझने की कोशिश कर रहा है? तो उसके आदमी ने कहा, बॉस, आप शायद भूल रहे हैं, अंडर इनडायरेक्टली आपने उनका काफ़ी नुकसान किया है, और अब तो आप वो हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं जिस पर धीरेन्द्र शेखावत की बरसों पहले नज़र थी। रणवीर ने तिरछी नज़रों से अपने आदमी की तरफ देखा और कहा, मुझे धीरेन्द्र शेखावत की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। उसके आदमी ने कहा, जी बॉस, मैं जल्द से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक ला कर दूंगा, लेकिन वो धीरेन्द्र शेखावत बहुत शातिर है। अपनी शायद इन्फॉर्मेशनल वो हाइड करके भी रखता है, लेकिन मुझे लगता है कल वो भी कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। रणवीर खड़ा हुआ, उसने टेबल पर रखा अपना वाइन का ग्लास उठाया और जाकर अपने रूम में बड़ी सी ग्लास विंडो के सामने खड़ा हो गया, और ड्रिंक का सिप लेने के बाद उसने कुछ सोचकर कहा, उसकी सारी एक्टिविटी पर नज़र रखो और उसके आदमियों पर भी। रणवीर के आदमी अपना सिर झुकाते हुए कहा, जी बॉस, मैं जल्दी अपने आदमी को भी इस काम पर लगा देता हूँ। कहकर वो आदमी रूम से बाहर निकल गया। रणवीर अब बाहर की तरफ देखते हुए ड्रिंक के सिप ले रहा था।
पर उसकी आंखों के भाव कुछ गहरे और कुछ राज सिमटे हुए थे, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। तभी उसके जहन में एकदम से जैसे किसी की तस्वीर उभरी, और वो तस्वीर थी माही की, जिसे याद कर रणवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे माही के साथ बिताया हुआ हर एक पल किसी फिल्म की तरह नजर आने लगा, जिसे याद कर खुद ब खुद उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। फिर धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और उसकी होठ धीरे से हिले और एक ही शब्द उसके मुंह से निकला, माही। कुछ देर और ऐसे ही खड़े होने के बाद रणवीर वॉशरूम की तरफ चला गया। रात काफ़ी हो गई थी। उसने अपने कपड़े चेंज किए और आकर बेड पर लेट गया। कल का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन साबित होने वाला था। कल की जीत उसे उसके मकसद को पूरा करने के आगे बहुत काम आने वाली थी। इसलिए आज की रात वो सुकून से सोना चाहता था, लेकिन बेड पर आकर उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे भी काफ़ी वक्त से माही के जैसी आदत सी हो गई थी। शायद माही को उसे झगड़ना, उसकी बातों पर मुंह बनाना और बड़े ही क्यूट एक्सप्रेशन देना, जिसे याद कर कर रणवीर का दिल बहुत ही बेचैन हो रहा था। वही माही इन सबसे अनजान अपनी मस्ती में आज कॉलेज आई थी। माही और निया दोनों ही कॉरिडोर में चलते हुए वापस आपस में बात कर रही थी। माही ने निया से कहा, निया, ये आलिया क्यों नहीं आई है? तो निया ने कहा, मेरी उससे बात हुई थी, वो कह रही थी कि वो कल से कॉलेज आएगी। माही ने कहा, यार पहले तो आलू एक दिन भी कॉलेज मिस नहीं करती थी, और अब देखो आए दिन वो छुट्टी करके बैठ जाती है। कहीं वो राजवीर उसके साथ मिसबिहेव तो नहीं करता है ना? निया ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा भी कुछ कि वो उसके साथ मिसबिहेव करता होगा। तो माही ने कहा, तू तो रहने दे निया, तुझे तो अपने भाई भी कभी बुरे नहीं लगते। वैसे आपने रणवीर भाई के बारे में क्या कहना है तेरा? तो निया ने मुस्कुराते कहा, वो पहले थोड़े खड़ूस टाइप के थे, लेकिन अब वो मुझे नहीं डराते हैं। माही ने कहा, बस यही मैं सुनना चाहती थी कि तुझे लोगों को पहचानने में समझ नहीं है। तुम्हारे रणवीर भाई पहले खड़ूस थे और अब और भी ज़्यादा हो गए। ये मुझसे पूछो ना। तो निया ने माही को छेड़ते कहा, तुझे बड़ा पता है मेरे रणवीर भाई के बारे में? देख रही हूँ आजकल तेरी जवान पर रणवीर भाई का ही नाम होता है। तो माही ने चिढ़ते कहा, अरे मैं तुम्हें उनकी वो क्वालिटी बता रही हूँ जिससे तू अनजान है। तो निया ने हंसते कहा, हाँ हाँ, आखिर बीवी से बेहतर अपने हस्बैंड को कौन जान सकता है? माही का ये सुनना था कि उसका पूरा हाई हो गया। उसने निया को घूरते हुए कहा, अब क्या तू पूरे कॉलेज के सामने मुझसे पिटना चाहती है? बेहतर होगा अपने मुंह को बंद रख। तभी उसकी नज़र सामने गई। माही ने निया से पूछा, ये रोहित काफ़ी दिनों बाद नज़र आया है, क्या उसकी तबीयत खराब थी जो ये कॉलेज नहीं आ रहा था? तो निया ने भी रोहित की तरफ देखा और कहा, नहीं, वो तो रोज़ कॉलेज आ रहा है, क्या तूने उसे देखा नहीं? तो माही ने हैरान होते कहा, क्या ये रोज़ कॉलेज आ रहा है? तो फिर तभी माही कुछ कहने वाली थी कि रोहित की नज़र भी माही पर गई, और माही को देखकर रोहित ने जल्दी से ही यू टर्न ले लिया। माही को समझ नहीं आया कि वो लड़का माही को देखते ही उसके आगे पीछे भागने लगता था। वो अचानक उसे देखकर उसे इग्नोर क्यों कर रहा है? माही ने निया से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, चल जाकर उसी से पूछते हैं ना। वो जल्दी से अपने कदम बढ़ाते हुए रोहित की तरफ गई। रोहित जो वहाँ से खिसकने के लिए फिराक में था, पर तभी माही ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुझे क्या हुआ और ऐसे मुझे देखकर यू टर्न क्यों लिया? माही को अपने सामने देख रोहित के कदम वहीं रुक गए, और उसने थोड़ा झिझक कर कहता, बहन, मैं आपको देखकर नहीं भाग रहा था। रोहित के मुंह से अपने लिए दीदी सुनकर माही का मुंह तो खुला के खुला रह गया। कहाँ तो ये लड़का दिन रात उसे प्रपोज करता रहता था, और आज उसे दीदी कह रहा है। वो हैरानी से रोहित को देख रही थी। निया ने रोहित से पूछा, रोहित तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब तुम माही को बहन क्यों कह रहा है? तो रोहित ने निया से भी कहा, हाँ निया बहन, माही मेरी बहन की तरह है और मैं उसके भाई की तरह। ये सुनकर निया और माही ने पहले तो एक दूसरे को देखने लगी, और फिर रोहित को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, जैसे कि उन्हें लग रहा हो कि इस लड़के का दिमाग अपने सही जगह पर नहीं है। तभी रोहित ने कहा, मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, मुझे जाना होगा। कहकर रोहित जल्दी से वहाँ से खिसक गया। दोनों ने ही उसे जाते देखा और एक साथ कहा, ये हो क्या गया इसे? दरअसल माही को नहीं पता था कि रोहित का दिमाग खुद रणवीर के नए ठिकाने लगा है। तभी तो वो कॉलेज में हर लड़की को आजकल अपनी बहन मानता फिरता रहा था। निया ने कहा,
चल छोड़ना, वैसे भी तू बड़ा परेशान हो गई थी ना इसके बार बार प्रपोज करने की वजह से। आखिरकार तेरा पीछा छूट गया ना। माही ने कहा, हाँ वो तो सही है, पर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है? मतलब ये तुझे भी बहन कह रहा है, मुझे भी बहन कह रहा है। तो निया ने कहा, शायद इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। चल हमारी क्लास का भी वक्त हो रहा है, हमें देर हो जाएगी। माही ने अपना सिर हिलाया और निया के साथ अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। राजवीर अपने कैबिन में बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था और बीच बीच में फ़ोन पर किसी से बात भी कर रहा था। वहीं आलिया थोड़ी ही देर पर अपनी डेस्क पर कर काम करने लगी। राजवीर ने आलिया की डेस्क अपने ही केबिन में रखवा ली थी और आलिया इस टाइम बहुत सीरियस होकर काम कर रही थी। इस समय कमरे में बस राजवीर की उंगलियों के चलने की आवाज़ें आ रही थीं। इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।